आई स्टिल रिमेंबर दी डे। 2012 की बात है। मैं नया नया सीए बना था। सीए बन के कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट्स किए और वो असाइनमेंट्स करके कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में आए। और जैसे ही ये पैसे मेरे अकाउंट में आए, इमीडिएटली मैंने सोचा कि अब इन पैसों का क्या करूं, और मैं एक नया फ़ोन लेने चला गया, एक नया फ़ोन लेके आ गया। तो कई बारी जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को ओवर पावर कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने पैसे कभी सेव नहीं कर पाते और सेविंग जैसी एक इम्पॉर्टेंट हैबिट को कभी इनकलकेट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके सेविंग्स की इस इम्पॉर्टेंट हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रियल लाइफ सिनारियोज जो मेरे साथ हुए, जिनकी वजह से मैं कभी सेविंग नहीं कर पाता था, और फिर मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे कौन से छोटे छोटे ट्वीक्स किए, चेंजेस किए, जिनकी वजह से मेरे लिए सेविंग करना बहुत आसान हो गया। नाउ बिकॉज ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके साथ ये सारे सिनारियोज शेयर करूँगा। मतलब जब मैं सीए बना था, जब मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट टाइम तक आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर: खर्चा मत करो, मिजरेबल लाइफ जियो, कंजूस बन जाओ, बाहर मत खाओ, इस तरह का कोई भी नॉनसेंस ज्ञान मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप सबका मेरे चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर स्वागत है। तो अपने पहले मोबाइल फ़ोन की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर यंगस्टर्स को गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स का शौक होता है, वैसे ही मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है नए नए गैजेट्स में। You know, they excite me. I can't stop liking them. I can't stop from myself from buying them. And this is what I actually used to do. जब भी कोई नया स्पेसिफिकेशंस का फ़ोन देखा, जब भी कोई नया गैजेट देखा, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन लिया और उसको खरीद लिया। और मेरी इस आदत ने मेरी सेविंग्स हैबिट को बहुत इम्पैक्ट किया। इनिशियल करियर टाइम में जब आपकी इनकम बहुत कम होती है, उस टाइम पर मेरी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो रहती थी, बिकॉज मैं इस तरह की इम्पल्सिव बाइंग करता था। तब मैंने स्लोली एक हैबिट इनकलकेट की कि जब भी मेरा कोई गैजेट या मोबाइल फ़ोन या कोई भी खर्चा करने का मन करता था, तो आई यूज़ टू डेफर माई एक्सपेंडिचर। मैं 1 या 2 महीने के लिए उसको टाल देता था कि अभी नहीं, 1-2 महीने बाद लेंगे। 1-2 महीने रुकने के बाद भी अगर मेरा उस चीज़ को लेने का मन करता था या मुझे लगता था कि मुझे उस चीज़ की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको ले लेता था। और कई बार ऐसा होता था कि 1 महीने या 2 महीने बाद एक्चुअली मेरा उस चीज़ को अब लेने में इंटरेस्ट नहीं बचता था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो डिज़ायर्स थी और मेरी जो एक्चुअल नीड्स थी, मैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता था अगर मैं 1 या 2 महीने बाद उसका बाइंग डिसीजन लेता था। तो सेविंग्स की हैबिट अगर आप इनकलकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपनी जो भी शॉपिंग्स हैं उनको प्लान करिए। जो भी आप खरीदना चाहते हैं, गैजेट है, कपड़े हैं, एनीथिंग यू वांट टू बाय, उसको हमेशा अपनी डिज़ायर्स और अपनी नीड्स में डिफ्रेंशिएट करिए। अगर आप इमीडिएटली नहीं कर पाते हैं, जैसे मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो अपने डिसीजन को डेफर करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत थी, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नाउ बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो मुझे हमेशा से पता था कि अपने पैसों को अच्छी तरह सेव करना और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करने से मैं अच्छे रिटर्न्स कमा सकता हूँ, और उन अच्छे रिटर्न्स की वजह से मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा और सिक्योर हो सकता है। चाहे वो मेरी रिटायरमेंट लाइफ हो, चाहे वो मेरी लाइफ के बड़े खर्चे हों, घर खरीदना हो, बच्चों की शादी करना हो, सब कुछ ईजिली मैनेज हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब पैसे बचते ही नहीं हैं, तो इन्वेस्ट क्या करें। तो जब आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप खुद ही इन्वेस्ट और सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार ना इस सिचुएशन से बड़ा प्रेशर बिल्टअप होता था कि यार बताओ, मैं खुद ही सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को कैसे गाइड करूंगा। तब मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव फैक्ट रियलाइज़ किया। इनिशियल ईयर्स में मेरी हमेशा से ये सोच रहती थी कि मुझे एफडी में या पीपीएफ में या किसी भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये मेरे मन के अंदर एक मिथ था कि मुझे एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एफडी कराने जाते हैं तो मैं सोचता था कि यार 50,000 या 1 लाख रुपए हो तब तो एफडी कराएं, इससे कम की एफडी कराने का क्या ही फ़ायदा। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने जाओ तो ये लगता था कि यार 50,000 से तो कम स्टार्ट करें, और पीपीएफ में तो 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं हमेशा जो अपने लिए टारगेट्स बनाता था, वो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते थे। और जब आपकी इनकम कम होती है, तो उस टाइम पर आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के टारगेट्स एक टाइम पे अचीव करें, ऐसा लगभग इम्पॉसिबल होता है,
क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके अकाउंट में कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि आप 1-1.5 लाख रुपए एक बार में कहीं इन्वेस्ट कर सकें। तो इधर मैंने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ट्वीक ये किया कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स मत करो, बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से डर लग रहा है या इतने पैसे एक बार में सेव नहीं हो पा रहे हैं। देन आई स्टार्टेड स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। यू वोंट बिलीव, मैंने जो अपना फर्स्ट SIP स्टार्ट करी थी उसके बाद वो 3000 रुपीज़ पर मंथ की थी, और वो भी मैंने एक ELSS फंड में स्टार्ट करी थी बिकॉज टैक्स भी तो बचाना था, 80C का डिडक्शन भी चाहिए था। तो ये अपने मन को समझाने का एक तरीका था कि 50,000 नहीं है कोई बात नहीं, 3,000 तो है, 3,000 दे दो। एक बार ही दे दिए, 2 बार ही दे दिए, 6 महीने साल भर तक जब मेरी SIP जाती रही तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, दिस इज़ द राइट वे टू गो। एटलीस्ट एक साल में मैंने 3-3 करके 36,000 रुपये सेव तो कर लिए, और इस तरह से ये हैबिट को मैंने परमानेंट कर दिया। और ना सिर्फ इतना, बल्कि मैंने इंक्रीमेंटल SIP स्टार्ट कर दी नेक्स्ट ईयर से कि 10% मिनिमम मैं अपनी SIP अमाउंट इंक्रीज़ करूँगा अगले साल से। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं 1000 रुपीज़ हर साल इंक्रीज़ कर देता था, और उसके बाद मैंने ये नियम ज़रूर बना लिया कि हर साल मैं अपनी SIP को बढ़ाता जाऊँगा जितनी मेरी इनकम अलाउ करेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन SIP इंक्रीज़ होना कंपलसरी है। तो ऐसे अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ट्विक करके मैंने एक अच्छी हैबिट इनकलकेट कर ली। तो ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बाय द वे, अगर आप मेरी इन सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं और मेरे जो सॉल्यूशंस हैं उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप टू द वीडियो and share it with someone who may need it, and please consider subscribing the channel for more such videos. So everything was going well. small savings की हैबिट इनकलकेट कर ली थी, small savings करके big balances देखने की आदत हो गई थी। और फिर एक दिन मेरे बैंक वाले का मेरे पास फोन आया and he said, sir, you are eligible for a lifetime free credit card। और मेरे दिल से immediately जवाब आया कि I am not leaving this credit card, I want this। और ये जो मेरे दिल से आवाज़ आई ना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की क्रश। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले की बात थी, मेरा दोस्त अपनी क्रश के साथ कॉफ़ी डेट पर गया। एक अच्छी कॉफ़ी डेट एंजॉय करने के बाद जब मेरे दोस्त ने कैश में बिल पेमेंट किया तो उसके बाद की उसकी सारी फ्यूचर डेट्स कैंसिल हो गई, क्योंकि उसकी क्रश को लगता था कि जो आदमी 21वीं सेंचुरी में क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करता वो आदमी ज़िंदगी में क्या ही करेगा, या वो आदमी कूल नहीं है। साउंड्स वियर्ड राइट, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। तो जी, ले लिया मैंने भी क्रेडिट कार्ड। आफ्टर ऑल, कूल बनना किसको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद शुरू हो गया क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का सिलसिला। डिनर पे जाओ तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप, शॉपिंग पर जाओ तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ही करना है, और बस ज़िंदगी में रह गया था स्वाइप और स्वाइप। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बड़ा देसी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ अपना। देसी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो ना आपको एक्चुअल में पैसे खर्च करने का दर्द नहीं होता, और जब आप कैश में पेमेंट करते हैं ना, एवरी टाइम यू स्पेंड मनी, एवरी टाइम आप जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो आपको पैसे खर्च करने का दर्द होता है। आपके दिल में, आपके मन में कहीं ना कहीं उसकी एक कैलकुलेशंस और लिमिट्स डिसाइड होती है कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ या मैं इतना खर्चा कर चुका हूँ। तो ये जो पैसे जाने का दर्द है ना, ये दर्द ही है आपको जो हमेशा ओवर स्पेंडिंग से बचाता है। और क्रेडिट कार्ड के केस में क्योंकि दर्द नहीं होता, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के केस में आप जनरली ओवर स्पेंड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे क्रेडिट कार्ड से ना एक और जेन्युइन प्रॉब्लम होने लगी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब आप थोड़े थोड़े पैसे खर्च करते हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों पर, तो आपको एक्चुअली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेंशन नहीं होती। बट होता क्या है कि जब आप एक महीना कोई पेमेंट नहीं कर रहे, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, और जब आपका बिल आता है तो आपको अचानक से एक हेफ्टी अमाउंट पे करना होता है, जैसे 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेंसेस। तो वो पेमेंट करने में ना मुझे बहुत टेंशन होती थी। मुझे महीना भर ये टेंशन रहती थी कि यार मुझे ना क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट था क्रेडिट कार्ड का। फिर मैंने क्या किया, मैं दोबारा से ओल्ड स्कूल मेथड्स पर शिफ्ट हो गया। मैंने फिर से अपने खर्चे जो हैं कैश में करना स्टार्ट कर दिए। आज भी मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रेडिट कार्ड मत रखिए या कार्ड्स यूज़ करना गलत है। मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आज का टाइम ऐसा है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स होल्ड करने पड़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो जहाँ भी मजबूरी है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, सिर्फ यहीं पर करिए। हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना मैं अब छोड़ चुका हूँ। आई डू माई डे टू डे एक्सपेंसेस इन कैश ओनली। और जहाँ पर मुझे कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कार्ड्स की वजह से, या ऑनलाइन पेमेंट करना मजबूरी है, तो वहाँ पर आई यूज़ माई कार्ड।
तो ऐसे करके आई कुड स्ट्राइक ए राइट बैलेंस बिटवीन बीइंग ए 21st सेंचुरी का कूल गाय एंड नॉट ओवर स्पेंडिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, फिर आ जाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की वजह से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम मुझे पहले तो रियलाइज़ नहीं हुई उन साल 2 साल जब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, बट जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना, तो आई कांट टेल यू कि मुझे कितना बुरा लगा। मैंने ना बहुत सारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज ले रखी थी। फॉर एग्जांपल कैनवा है, तो आप कैनवा जब यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको कोई ऑफर मिल जाए, वो कैनवा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाए 1 महीने के लिए, बट उसके बाद वहाँ पर ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, तो हर महीने आपके अकाउंट से कैनवा के पैसे कटते रहेंगे। ऐसे ही चाहे लिंक्डइन प्रीमियम ले लीजिए, चाहे freelancer.com का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वहाँ पर फर्स्ट डे तो आपको फ्री सर्विस मिल जाती है, या एक बार ही आप पेमेंट कर देते हो, और अगर आप भूल गए तो उसके बाद आपके बिल से हर महीने उतना अमाउंट डेबिट होता जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बताऊं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, और ज़्यादातर लोग नहीं ध्यान देते हैं कि उनके अकाउंट से, उनके क्रेडिट कार्ड से ये सब पेमेंट्स डिडक्ट होती चली जा रही हैं। और इसके अलावा मेरी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि इंटरनेट का बिल, DTH सर्विस का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब पेमेंट भी मेरे कार्ड से हो रहे थे। तो यहाँ पर ज़रूरी था अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को एनालाइज करना, अपने दूसरे खर्चों के बिल्स को एनालाइज करना। तो तब मैंने क्या किया, अपने बिल्स को, अपने सारे एक्सपेंसेस को यूज़फुल और यूज़लेस कैटेगरी में डिवाइड किया। यूज़फुल कैटेगरी वो हो गई जो आपकी बेसिक नीड्स हो गई, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका इंटरनेट बिल है। और यूज़लेस कैटेगरी वो हो गई जिनको, वो सर्विसेज जो मैंने कभी ली थी या मेरे कभी किसी काम की थी, लेकिन आज मैं एक्चुअली उसको यूज़ नहीं कर रहा, बट उसका पेमेंट मेरे कार्ड से जा रहा है। तो सबसे पहले तो यूज़लेस सर्विसेज को बंद करवाया। बंद करवाने के बाद आया यूज़फुल सर्विसेज पर। यूज़फुल सर्विसेज को भी कई बार एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे यहाँ DTH सब्सक्रिप्शन का ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 रुपये का पेमेंट होता था, लेकिन मैंने ये एनालाइज किया कि हमारे यहाँ कोई भी टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कई कई दिनों तक, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक हमारे यहाँ टेलीविज़न ऑन भी नहीं होता। तो अगर इस सिनेरियो को कंसीडर करें तो जो मेरा 2,500-3 हज़ार रुपये का DTH सब्सक्रिप्शन है, वो एक्चुअली में वेस्ट ऑफ मनी है। वी आर नॉट यूजिंग इट टू द फुलेस्ट, बट लेकिन हम हर महीने उसका पेमेंट करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह करके जो यूज़फुल एक्सपेंडिचर थे उसको भी मैं कट शॉर्ट कर पाया, कट डाउन कर पाया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आई वॉज एक्चुअली एबल टू सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एक्स्ट्रा पर मंथ, जो कि मेरे ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स पे जा रहे थे। और उस अमाउंट को मैंने सेव किया और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड SIP फॉर दैट अमाउंट ऑल्सो। रिसेंट प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, और वो था लॉकडाउन के टाइम पर। तो ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट्स और ऑनलाइन एक्सपेंडिचर्स आपके बहुत बढ़ गए थे। होम डिलीवरीज का ट्रेंड, सारी चीज़ें ऑर्डर करके आना घर पे, तो आप घर बैठे बैठे बहुत सारे खर्चे अपने मोबाइल फ़ोन से करने लग गए थे। अब वो चाहे आपकी ग्रोसरीज हों, चाहे आपके और खाने पीने के शौक हों, चाहे वो ऑनलाइन ऐप से फूड डिलीवरी करवाना, तो इससे ना मेरा डबल नुकसान हो रहा था। एक तो एक तरफ इनकम लेवल्स डाउन थे, इनकम अच्छी नहीं आ रही थी, और दूसरा घर बैठे बैठे खाली आदमी ऑनलाइन शॉपिंग कर करके अपने खर्चे बढ़ा रहा था। फिर इसके लिए मैंने एक रेमेडी अप्लाई करी। इनफैक्ट एक नहीं, 2 रेमेडीज इसके लिए मैंने अप्लाई करी। पहली रेमेडी तो ये थी कि मैंने बजट बनाना स्टार्ट किया। नाउ इमेजिन 2012 से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने काम करना शुरू किया, और आज तक मतलब 2020 तक मैंने कभी भी एक बजट नहीं बनाया था अपने एक्सपेंसेस का। मैंने फर्स्ट टाइम आके 2020 में बजटिंग करना स्टार्ट किया अपने मंथली एक्सपेंसेस का। एक तो बीइंग ए प्रैक्टिसिंग CA, हमारी जो इनकम होती है बहुत ही इनकंसिस्टेंट होती है। सैलरी की तरह नहीं है कि हर महीने इतने पैसे अकाउंट में आ ही जाएंगे। हमारी इनकम इनकंसिस्टेंट है, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, कभी नहीं भी आती है। तो यहाँ पर मेरे लिए बजटिंग करने का सबसे ईजी तरीका है। मैं यहाँ पर कोई बजटिंग के फॉर्मूलाज, एक्सेल शीट्स और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए बजटिंग करने का सबसे ईजी तरीका था कि मैंने एक सेपरेट सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, और फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मेरा अपना मंथ का जो भी खर्चा होता था, या मुझे जो एक बजट अलोकेट करना होता था अपने खर्चों को, वो मैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था अपने मेन अकाउंट से हटा के। तो अब मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होता था हर महीने कि अब मुझे अपने मंथली एक्सपेंसेस इसी में मैनेज करने हैं। तो एक मेरे पास एक रेगुलर चेक रहता था कि मैं कितना बैलेंस यूज़ कर चुका हूँ, कितना बैलेंस बचा है, और इस तरह से मैं अपने कई खर्चों को कर्टेल कर पाया, या जो डेफ़र हो सकते थे उनको डेफ़र कर पाया। बिकॉज जब भी हम बजट बनाते हैं तो ये हमारे मन के अंदर से आता है कि यार बजट बनाया है तो इस बजट के अंदर किसी तरीके फिट इन करने की कोशिश करो। तो ये था पहला सॉल्यूशन। और इसका दूसरा सॉल्यूशन मैंने निकाला, डोनेशन।
अब आप कहेंगे पहले ही पैसे नहीं है, सेविंग की बातें समझना चाह रहे हैं और यहाँ पर डोनेशन बता रहा है, तो आपको डोनेशन किसी और को नहीं देना है, आपको डोनेट करना है टू योरसेल्फ ओनली। और वो डोनेशन कब देना है, वो कंडीशंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बहुत आदत हो गई थी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाने की, तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने रूल बनाया कि जब भी मैं बाहर से फूड ऑर्डर करूँगा तो जितने का मेरा फूड बिल होगा उतना सेम अमाउंट आई विल इन्वेस्ट इन एनी लिक्विड एसेट, चाहे वो लिक्विड फंड हो, चाहे वो एफडी हो, कुछ भी हो, बस सेम अमाउंट मुझे एलोकेट करना था अपनी सेविंग की तरफ जब जब भी मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगा। ऐसे ही आप किसी भी तरीके की कंडीशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं सेम अमाउंट करता था, आप 10% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, या आप फूड बिल के अलावा अगर आप और कोई खर्चा करते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इसमें आप फिक्स्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं कि जब भी आप फूड ऑर्डर करेंगे तो आप सपोज 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 2 रेमेडीज़ लगाने से मुझे ना क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो मंथली बजट में फिट होने के लिए मुझे बाहर से फूड ऑर्डरिंग कम करनी पड़ी, तो मेरा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था विच वॉज अवॉइडेबल, और जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर रहा था वो कम हो गया। और बजट में फिट होते ही बाहर से फूड ऑर्डर जब भी किया, महीने में 2 बार, 5 बार, 10 बार, डिपेंड करता है, उतना पैसा सेव भी होता चला गया। तो सेविंग इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ प्रोसेस में आ गई विद योर लाइफस्टाइल एज इट इज़। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाइफस्टाइल छोड़ना है, साधु बन जाना है। तो अब इसी के साथ हम वीडियो के लास्ट सिनेरियो पर आते हैं। अब लास्ट सिनेरियो ये है कि आपका जो भी एक फुल टाइम जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप अपनी नॉलेज या स्किल्स को यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कमा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो आपकी इस सेविंग की हैबिट को इनकलकेट करने के लिए ना बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे होता है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरी सीए प्रैक्टिस के अलावा जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो इनिशियली टारगेट ये नहीं था कि इससे बहुत कमाई होने वाली है, बट जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था मैंने एक रूल बना लिया था अपने लिए कि जो भी पैसा कम आए, ज़्यादा आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम, मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, एग्जिस्टिंग इनकम है, उससे मैं अपने सारे खर्चे तो ऑलरेडी मैनेज कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी पैसा मुझे यूट्यूब की इनकम से आएगा उसको मैं डायरेक्टली सेव कर दूंगा। उस पैसे को मैं अपने किसी भी डे टू डे एक्सपेंडिचर, किसी भी डिज़ायर्स के लिए खर्च नहीं करूँगा। तो उससे हुआ ये कि मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ थी उसको छेड़े बिना, मेरी एग्जिस्टिंग इनकम को छेड़े बिना, मेरे एग्जिस्टिंग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े बिना, मेरी जो यूट्यूब की जो भी थोड़ी बहुत इनकम आने लगी वो मैंने डायरेक्टली सेव करना स्टार्ट कर दिया और मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बाहरों बाहर बढ़ गए। तो ये थे 7 रियल लाइफ सिनेरियोज जो एक्चुअली मैंने फेस किए, जिनको मैं कई बारी ओवरकम नहीं कर पाता था और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्सेल शीट्स के बेसिस पर कोई भी बजटिंग या इस तरह का काम नहीं कर पाता हूँ। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू दैट कि बेसिकली मैं अपने 1-1 रुपये, 10-10 रुपये का हिसाब रखूँ। ऑफन बहुत सारे लोगों के लिए भी ये मुश्किल होता है। तो इसलिए जो सिंपल स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।